आप देख रहे हैं डिफेंस डायनेमिक्स और मैं हूं दानवीर सिंह आपके साथ नई दिल्ली से। डिफेंस डायनेमिक्स में इस एपिसोड में हम भारत के तेजी से बढ़ते मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और बदलते ग्लोबल सिक्योरिटी लैंडस्केप को करीब से समझेंगे। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसकी अध्यक्षता भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने की, उनके द्वारा मंजूर किए गए विशाल 2.38 लाख करोड़ रुपए के डिफेंस पुश से लेकर नेक्स्ट जनरेशन कैपेबिलिटीज तक, जो लॉन्ग रेंज स्ट्राइक, मोबिलिटी और अनमैन्ड वॉरफेयर के दायरे में आती हैं, भारत की प्रहार क्षमता यानी स्ट्राइक एनवेलप को बढ़ाती एक एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल लॉजिस्टिक्स की तस्वीर बदलने के लिए तैयार है एक नया मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और भविष्य के युद्ध क्षेत्र की ओर बदलाव के संकेत देते रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट। जमीन की अगर बात करें तो इन्फेंट्री फायर पावर को एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, क्योंकि भारत में ही निर्मित मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत प्रहार लाइट मशीन गन्स की डिलीवरी की जा रही है, जो फ्रंट लाइन कैपेबिलिटी और मोबिलिटी को और मजबूती प्रदान करेगी। और मेरे विचार में हम एक गंभीर वैश्विक सवाल की ओर रुख करेंगे कि क्या होगा अगर अमेरिका ईरान की धरती पर अपने बूट्स ऑन ग्राउंड उतारता है। 3 संभावित रास्ते और एक खतरनाक स्ट्रेटेजिक ट्रैप। भारत के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने करीब 2.38 लाख करोड़ रुपए के रक्षा प्रस्तावों के एक व्यापक सेट को मंजूरी दे दी है। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इन मंजूरियों ने हाल के वर्षों में क्षमताओं को सबसे महत्वपूर्ण विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया है। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक सिस्टम से लेकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और कॉम्बैट ड्रोन्स तक ये फैसले ज़मीन, आसमान और समुद्री क्षेत्रों तक फैले हुए हैं। इनमें 3 मुख्य बातें सबसे अलग हैं: एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल, एक नया मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम और रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट को शामिल कर 3 बड़े फैसले और एक साफ संदेश। भारत युद्ध के अगले दौर के लिए पूरी तरह तैयार हो रहा है। भारत अपनी तीनों सेनाओं में पहले ही लेगेसी और मॉडर्न मिलिट्री सिस्टम्स के एक विविध मिश्रण का संचालन कर रहा है। एयरफोर्स के लिए ट्रांसपोर्ट ऑपरेशंस मुख्य रूप से एंटोनॉव AN-32 और IL-76 जैसे पुराने होते प्लेटफॉर्म्स पर निर्भर है, जो अब अपनी समय सीमा के करीब पहुंच रहे हैं। एयर डिफेंस में हाई एंड एरियल थ्रेट्स का मुकाबला करने के लिए S-400 लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल जैसे सिस्टम शामिल किए जा रहे हैं। Su-30 MKI भी अभी भारत के फाइटर फ्लीट्स की रीढ़ बना हुआ है। हालांकि इसकी ऑपरेशनल लाइफ बढ़ाने के लिए अब इंजन ओवरहॉल्स की आवश्यकता है। स्ट्राइक कैपेबिलिटी के लिए रूस के साथ संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल प्रिसीजन वॉरफेयर का आधार रही है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय प्रबंधों के कारण इसकी शुरुआती रेंज लगभग 290 किलोमीटर तक सीमित थी। जमीन पर सेना धनुष गन जैसे आर्टिलरी सिस्टम के साथ साथ एंटी टैंक मिनिशंस और बैटलफील्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क्स का संचालन करती है, लेकिन इन्हें अब रेंज, रिलायबिलिटी और रियल टाइम कोऑर्डिनेशन में अपग्रेड की जरूरत है। समुद्र में कोस्ट गार्ड पेट्रोलिंग, रिकॉनेसेंस और बचाव के काम करती है, लेकिन तटीय इलाकों में काम करने के लिए उसे और तेज और वर्सेटाइल संसाधनों की आवश्यकता है। मौजूदा सिस्टम एक अच्छा आधार देते हैं, लेकिन नए खतरों से निपटने के लिए अब बेहतर रेंज, स्पीड, ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन जरूरी हो गया है। तो मंजूरी के इस नए राउंड्स ऑफ अप्रूवल से आखिर क्या बदलेगा? भारत अपनी सैन्य शक्ति यानी अपने आर्सेनल में असल में क्या जोड़ने जा रहा है?
डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने कॉम्बैट, सर्विलेंस, मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स को टारगेट करते हुए नए सिस्टम्स के वाइड स्पेक्ट्रम को मंजूरी दे दी है। इंडियन आर्मी के लिए की अप्रूवल्स में शामिल हैं एयर डिफेंस ट्रैक सिस्टम, रियल टाइम एयर डिफेंस कंट्रोल और रिपोर्टिंग के लिए, आर्मर्ड पियर्सिंग टैंक एम्युनिशन, एंटी टैंक मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए, हाई कैपेसिटी रेडियो रिले, सुरक्षित और फेल प्रूफ कम्युनिकेशंस सुनिश्चित करने के लिए, धनुष गन सिस्टम अपग्रेड्स, लॉन्ग रेंज आर्टिलरी स्ट्राइक्स क्षमता को और बेहतर बनाने के लिए, रनवे इंडिपेंडेंट एरियल सर्वेलेंस सिस्टम्स, युद्ध क्षेत्र की बेहतर निगरानी के लिए, और वहीं इंडियन एयरफोर्स के लिए फोकस क्षमता और रखरखाव दोनों पर है। मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, पुराने हो रहे AN-32 और IL-76 बेड़े को बदलने के लिए, एडिशनल S-400 सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस को और अधिक मजबूती देने के लिए, रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट, प्रिसीजन स्ट्राइक्स और ISR मिशंस को अंजाम देने के लिए, Su-30 एरो इंजन्स का ओवरऑल बेड़े की लाइफ और युद्ध तत्परता को बढ़ाने के लिए। उधर कोस्ट गार्ड के लिए हेवी ड्यूटी एयर कुशन व्हीकल्स, स्पीड, कोस्टल पेट्रोल, निगरानी, सर्च, रेस्क्यू और लॉजिस्टिक्स के लिए। कुल मिलाकर इन सभी सिस्टम्स का लक्ष्य सभी क्षेत्रों में भारत की कॉम्बैट रेडीनेस को मजबूत करना है। लेकिन सिर्फ नंबरों और प्लेटफॉर्म से आगे बढ़कर असली सवाल यह है कि ये सिस्टम भारत के बैटलफील्ड एडवांटेज को किस तरह से बदलेंगे। सबसे महत्वपूर्ण अपग्रेड्स में से एक एक्सटेंडेड रेंज ब्रह्मोस मिसाइल है। अब इसे लगभग 800 किलोमीटर की रेंज के साथ विकसित किया जा रहा है, जो इसकी पिछली 290 किलोमीटर की सीमा से एक बड़ा विस्तार है। ये एक्सटेंडेड रीच क्षमता बनाती है हाई वैल्यू टारगेट्स पर डीप स्ट्राइक्स की, नेवल प्लेटफॉर्म्स के लिए बेहतर स्टैंड ऑफ कैपेबिलिटी की, मिसाइल लॉन्च करने वाले एयरक्राफ्ट्स और जहाज़ों के लिए जोखिम कम करती है, और उधर एयरफोर्स के लिए इसका मतलब है दुश्मन के कंटेस्टेड एयर स्पेस में प्रवेश किए बिना ही लक्ष्यों पर सटीक निशाना साधना। नेवी के लिए यह विशाल समुद्री क्षेत्र में मैरीटाइम डोमिनेंस का विस्तार करता है। इसी के साथ मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम एक महत्वपूर्ण लॉजिस्टिक्स के गैप को भरता है। उम्मीद है कि ये नया जहाज 18 से 30 टन का पेलोड ले जाने में सक्षम होगा, सेमी प्रिपेयर्ड एयर स्ट्रिप से ऑपरेट कर सकेगा, सैनिकों और उपकरणों की रैपिड डिप्लॉयमेंट सुनिश्चित करेगा। ये लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश जैसे हाई एल्टीट्यूड रीजन्स के लिए बहुत अहम है, जहां अक्सर लॉजिस्टिक्स ही मिशन की सफलता तय करते हैं। युद्ध के अलावा ये ह्यूमैनिटेरियन मिशंस, डिजास्टर रिलीफ और स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट ऑपरेशंस में भी मदद करेगा। इसके बाद आता है क्रांतिकारी बदलाव, रिमोटली पायलटेड स्ट्राइक एयरक्राफ्ट्स। भारत की 4 स्क्वाड्रन शामिल करने की योजना सर्वेलेंस ड्रोन से हटकर ऑफेंसिव अनमैन्ड सिस्टम्स की ओर बढ़ने का संकेत है। ये प्लेटफॉर्म्स प्रिसीजन स्ट्राइक्स को अंजाम देंगे, बैटल जोन के ऊपर लंबे समय तक लॉइटर कर सकेंगे, पायलट्स की जान जोखिम में डाले बिना हाई रिस्क एनवायरनमेंट्स में ऑपरेट कर पाएंगे, अधिक पैमाने पर ड्रोन स्वॉर्म्स का उपयोग जो एयर डिफेंस को पस्त कर देंगे, AI असिस्टेड टारगेटिंग जो डायनेमिक टारगेटिंग के लिए बहुत कारगर साबित होगी, और इंटीग्रेटेड मैन अनमैन्ड ऑपरेशंस जिनसे बहुत ही सटीकता से दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट्स को तबाह किया जा सकेगा। इसके समांतर S-400 जैसे सिस्टम्स लॉन्ग रेंज थ्रेट्स के खिलाफ एयर डिफेंस को मजबूत करते हैं, जबकि बेहतर कम्युनिकेशन और निगरानी सिस्टम्स बैटलफील्ड अवेयरनेस और तालमेल सुनिश्चित करते हैं। कुल मिलाकर ये अपग्रेड्स बढ़ाते हैं सेनाओं की कॉम्बैट इफेक्टिवनेस, सर्वेलेंस डेप्थ, मोबिलिटी और लॉजिस्टिक्स तथा मल्टी डोमेन इंटीग्रेशन। ये सिर्फ आधुनिकीकरण नहीं बल्कि क्षमताओं में बड़ा बदलाव है। और जहां इन सिस्टम्स से मिलने वाली क्षमताओं में बढ़ोतरी साफ तौर पर दिख रही है, वहीं बड़ा सवाल यह है कि ये कब तक सेना के बेड़े में आधिकारिक रूप से शामिल होंगे। सिर्फ इसी वित्तीय वर्ष में DAC ने मंजूर किए हैं
7.3 लाख करोड़ रुपए के 55 प्रपोजल्स और 503 प्रपोजल्स के तहत 2.28 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों ही आंकड़े एक सिंगल फाइनेंशियल ईयर में अब तक के सबसे अधिक हैं। ये न केवल इंटेंट को दर्शाते हैं बल्कि बड़े पैमाने पर इसके एग्जीक्यूशन को भी दिखाते हैं। फोकस बिल्कुल साफ है, इंडिजिनस प्रोडक्शन को मजबूत करना, आयात पर निर्भरता को कम करना और सभी सेनाओं में कैपेबिलिटी बिल्डिंग में तेजी लाना। ये सिस्टम मौजूद कंपनियों को दूर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और साथ ही भविष्य के खतरों के लिए भी हमें तैयार करेंगे। 2.38 लाख करोड़ रुपए का ये डिफेंस पुश भारत के मिलिट्री ट्रांसफॉर्मेशन में एक निर्णायक कदम साबित होगा। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक वेपन से लेकर नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और कॉम्बैट ड्रोन्स तक पूरा फोकस एक ऐसी फोर्स तैयार करने पर है जो अधिक तेज, स्मार्ट और इंटीग्रेटेड हो। ये छोटे मोटे सुधारों से हटकर सभी क्षेत्रों में व्यापक क्षमता निर्माण की ओर एक बड़े बदलाव को दर्शाता है, क्योंकि आधुनिक युद्ध अब केवल फायर पावर से परिभाषित नहीं होता, बल्कि उनकी पहचान अब रीच, मोबिलिटी, इंटेलिजेंस और स्पीड से होती है। और इन फैसलों के साथ भारत न केवल आज की चुनौतियों के लिए बल्कि भविष्य के युद्ध क्षेत्रों के लिए भी खुद को तैयार कर रहा है। भारत के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन और इंडिजिनस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए इंडियन आर्मी को मेक इन इंडिया पहल के तहत नई पीढ़ी की लाइट मशीन गन्स मिलनी शुरू हो गई हैं। फायर पावर, मोबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई प्रहार लाइट मशीन गन्स का पहला बैच अब समय से पहले डिलीवर कर दिया गया है। ये इंडक्शन पुराने पड़ चुके लेगेसी इन्फेंट्री वेपन्स को बदलने और फ्रंटलाइन कैपेबिलिटीज को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारतीय सेना की फायर पावर में एक महत्वपूर्ण बढ़ोतरी करते हुए अडानी डिफेंस और एरोस्पेस ने मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित 2000 प्रहार लाइट मशीन गन्स का पहला बैच डिलीवर कर दिया है। 7.62 मिलीमीटर कैलिबर के इस हथियार का उत्पादन ग्वालियर के बाहरी इलाके में स्थित कंपनी के स्मॉल आर्म्स कॉम्प्लेक्स में किया गया है। इस फैसिलिटी की सालाना उत्पादन क्षमता 1 लाख फायर आर्म्स और 300 मिलियन स्मॉल कैलिबर एमिनिशंस बनाने तक की है। ये डिलीवरी ऐसे समय में हुई है जब सेना लगातार अपने इन्फेंट्री आर्सेनल को अपग्रेड कर रही है, पुराने सिस्टम्स को बदल रही है और हाई एल्टीट्यूड बॉर्डर से लेकर काउंटर इंसर्जेंसी जोन्स तक विभिन्न क्षेत्रों में कॉम्बैट रेडीनेस को मजबूत कर रही है। हथियारों की ये खेप तय समय से लगभग 11 महीने पहले ही भेज दी गई है। इसका औपचारिक फ्लैग ऑफ रक्षा मंत्रालय के डायरेक्टर जनरल एक्विजिशन ए अनबरासू द्वारा किया गया, जिन्होंने प्रोजेक्ट के समय पर कार्यान्वयन की सराहना की। यह बहुत ही उत्साहजनक है कि हमने 2000 प्रहार LMG की खेप को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है, जिससे लगभग 600 दिनों की बचत हुई है और डिलीवरी समय से काफी पहले हुई है। भारत के डिफेंस इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए स्केल और स्पीड अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रहार लाइट मशीन गन एक 7.62 इंटू 51 मिलीमीटर नेटो कैलिबर हथियार है, जिसे इजराइल वेपन इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस द्वारा भारत में निर्मित किया गया है। ये नगीब NG7 पर आधारित है, जो आधुनिक इन्फेंट्री ऑपरेशंस के लिए डिजाइन की गई एक नेक्स्ट जनरेशन लाइट मशीन गन है। इस हथियार में 1/12 इंच ट्विस्ट रेट वाली प्रिसीजन इंजीनियरिंग बैरल है, जो लंबी दूरी तक बेहतर सटीकता और स्थिरता सुनिश्चित करती है। इसकी 20 इंच क्रोम लाइंड बैरल टिकाऊपन बढ़ाती है और लगातार फायरिंग के दौरान घिसावट को कम करती है। बिना गोला बारूद के लगभग 7.95 किलोग्राम वजन के साथ प्रहार कई सामान प्रणालियों की तुलना में हल्का है
जो बैटलफील्ड मोबिलिटी में सुधार करता है। प्रहार को बेल्ट और मैगजीन दोनों कॉन्फ़िगरेशन के माध्यम से फीड किया जाता है, जो युद्ध की स्थितियों में टेक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। ये 600 से 750 राउंड्स प्रति मिनट की दर से फायर करता है, जिसमें ऑप्टिमल कंडीशंस में 1000 राउंड प्रति मिनट तक पहुंचने की क्षमता है। यह पहला बैच भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा दिए गए 41,000 प्रहार LMGs के एक बड़े ऑर्डर का हिस्सा है, जो हाल के वर्षों में सबसे बड़ी इन्फेंट्री वेपन प्रोक्योरमेंट में से एक है। अडानी डिफेंस और एरोस्पेस अप्रैल 2026 से उत्पादन बढ़ाकर प्रति माह लगभग 1000 LMGs करने के लिए तैयार है, जिसका लक्ष्य पूरे ऑर्डर को 3 साल के भीतर पूरा करना है, जो मूल 7 साल की समय सीमा से काफी आगे है। कंपनी के CEO आशीष रघुवंशी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट न केवल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता को दर्शाता है, बल्कि भारत के डिफेंस इकोसिस्टम में एक व्यापक बदलाव को भी दर्शाता है। हमें दी गई मूल समय सीमा 7 साल से अधिक की थी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं कि पूरा ऑर्डर अगले 3 वर्षों के भीतर डिलीवर कर दिया जाएगा। 600 दिनों की बचत के अलावा हम इस कॉन्ट्रैक्ट पर 1500 से अधिक दिनों की बचत का लक्ष्य रख रहे हैं। फ्रंटलाइन पर तैनात सैनिकों के लिए प्रहार LMG एक गेम चेंजर साबित होने की उम्मीद है। इसकी वर्सटैलिटी इसे डिसमाउंटेड ऑपरेशंस, वाहनों और यहां तक कि एयरबोर्न मिशंस में तैनाती की अनुमति देती है। पुराने सिस्टम्स की जगह लेते हुए ये चुनौतीपूर्ण कॉम्बैट एनवायरनमेंट्स में बेहतर मोबिलिटी, ड्यूरेबिलिटी और फायर पावर प्रदान करती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात है कि ये डिलीवरी आयात पर निर्भरता कम करने, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने और गति के साथ विश्व स्तरीय डिफेंस इक्विपमेंट बनाने की भारत की क्षमता को प्रदर्शित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तेजी से हो रही डिलीवरी, उन्नत तकनीक और स्वदेशी उत्पादन की ओर एक स्पष्ट झुकाव के साथ प्रहार LMG प्रोग्राम भारत की डिफेंस स्ट्रेटजी में एक बड़े बदलाव को दर्शाता है। जैसे जैसे सशस्त्र बल तेजी से आधुनिकीकरण कर रहे हैं, ऐसी पहलों से ऑपरेशनल रेडीनेस को बढ़ाने और भारत के वैश्विक रक्षा विनिर्माण में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है। वॉशिंगटन में बहस अब केवल कागजों पर और सैद्धांतिक नहीं रही है। अगर एयर पावर और स्टैंड ऑफ स्ट्राइक्स निर्णायक परिणाम देने में विफल रहते हैं, तो सवाल अनिवार्य हो जाता है कि क्या ईरान में बूट्स ऑन ग्राउंड उतारे जा सकते हैं। लेकिन ये एक अकेला निर्णय नहीं है, ये विकल्पों का एक स्पेक्ट्रम है, जहां हर अगला कदम अधिक गहरा, अधिक जोखिम भरा और वापस लेना कठिन हो जाता है। तो सबसे पहला है लिमिटेड ग्राउंड रेड। यह सबसे संतुलित विकल्प है। कम अवधि के उच्च तीव्रता वाले ऑपरेशंस, जिसका उद्देश्य है वार करना, बाधित करना और वापस लौट जाना। सोचिए, स्पेशल फोर्सेस और मरीन यूनिट्स को डिप्लॉय किया जाता है ताकि क्रिटिकल टारगेट्स को कब्जे में लिया जा सके या उन्हें नष्ट किया जाए, जैसे कोस्टल मिसाइल बैटरीज, स्ट्रेटेजिक ऑयल टर्मिनल्स या फिर हाई वैल्यू न्यूक्लियर लिंक्ड फैसिलिटीज। उद्देश्य यहां पर ऑक्यूपेशन नहीं है, उद्देश्य है डिसरप्शन और डिस्ट्रक्शन। और सैन्य दृष्टि से यूनाइटेड स्टेट्स इस तरह के वॉरफेयर में असाधारण रूप से कुशल है। लेकिन यहां सीमा है। आप ईरान की काबिलियत को नुकसान तो पहुंचा सकते हैं, उन्हें पूरी तरह नष्ट नहीं कर सकते। ईरान की मिसाइल फोर्सेस बिखरी हुई हैं, मजबूत हैं और गहराई में छुपी हुई है, यानी टनल्स में है। इसलिए एक सफल रेड के बाद भी रिटेलिएशन होगा, और वो होगा ड्रोन से, प्रॉक्सी से और गल्फ के अंदर मैरीटाइम प्रेशर के माध्यम से। एक सटीक और तेज स्ट्राइक, लेकिन कोई निर्णायक एंड गेम नहीं। दूसरा विकल्प है एक एक्सपैंडेड ग्राउंड कैंपेन, यानी एक विस्तृत जमीनी लड़ाई। यहां पर मिशन बदल जाता है डिसरप्शन से डिनायल की ओर। अब यहां पर उद्देश्य सिर्फ टारगेट्स को हमला करके बर्बाद करना नहीं, बल्कि उनको सिक्योर करके न्यूट्रलाइज करना है। हम बात कर रहे हैं मल्टी एक्सेस ऑपरेशंस की, यानी
कोस्टल एंट्री पॉइंट से लेकर अंदरूनी क्षेत्रों तक एक ऐसा डिसाइसिव पुश जिससे मिसाइल कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर और कमांड एंड कंट्रोल नोड्स को कब्जे में लिया जा सके। दिनों की नहीं बल्कि हफ्तों की एक सस्टेन्ड प्रेजेंस भी ये ऑप्शन मांगता है। कागज पर ये ईरान की वॉर फाइटिंग कैपेसिटी और कैपेबिलिटी को काफ़ी हद तक कम कर सकता है, लेकिन जोखिम तुरंत कई गुना बढ़ भी जाता है, क्योंकि ईरान सिर्फ कन्वेंशनल तरीके से नहीं लड़ता, ये लेयर्स में लड़ता है। मिसाइल्स हैं, मलेशियाज हैं, ड्रोन्स हैं और मैरीटाइम चोक पॉइंट्स के माध्यम से ये प्रेशर भी डाल सकता है। यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एक बैटलफील्ड बन जाएगा, ग्लोबल शिपिंग एक टारगेट बन जाएगी और एनर्जी मार्केट्स कुछ ही घंटों में प्रतिक्रिया देते हुए काफ़ी उछाल पा लेगा और अचानक जो एक मिलिट्री कैंपेन था वो एक रीजनल वॉर जैसा दिखने लगेगा। ऑपरेशनल सक्सेस और स्ट्रेटेजिक एस्केलेशन। तीसरा विकल्प है फुल स्केल इन्वेजन। यह सबसे चरम और सबसे कम संभावित विकल्प है। एक बड़े पैमाने पर ग्राउंड इन्वेजन जिसका उद्देश्य सिर्फ मिलिट्री टारगेट्स नहीं बल्कि ईरान की स्टेट की रिजीम को बदलना है, रिजीम चेंज। लेकिन यही इतिहास चेतावनी भी देता है। ईरान इराक नहीं है, ये अधिक बड़ा है, अधिक जनसंख्या वाला है, अधिक जटिल भूगोल वाला है और लंबे प्रतिरोध के लिए कहीं अधिक तैयार है। कोई भी इन्वेजन सिर्फ बैटलफील्ड प्रतिक्रिया ही नहीं लाएगा बल्कि एक नेशन वाइड इंसर्जेंसी को जन्म देगा और ईरान की सीमाओं से बाहर ये संघर्ष फैल जाएगा। प्रॉक्सीज हैं, पार्टनर्स हैं और ग्लोबल अलाइनमेंट्स हैं जिनके माध्यम से इसका विस्तार होगा। ये कोई साधारण कैंपेन नहीं रह जाएगा, ये एक लंबी लड़ाई होगी, एक बड़ा युद्ध होगा। मैक्सिमम एम्बिशन, मैक्सिमम अनसर्टेनिटी। तो वॉशिंगटन के सामने असली विकल्प क्या है? ये नहीं कि कार्रवाई करनी है या नहीं, बल्कि ये कितनी दूर तक इस कार्रवाई को करके लेके जाना है। एक रेड कंट्रोल देता है लेकिन सीमित प्रभाव। एक कैंपेन प्रभाव देता है लेकिन एस्केलेशन को आमंत्रित भी करता है। और एक इन्वेजन बदलाव का अवसर देता है लेकिन एक स्ट्रेटेजिक ट्रैप का जोखिम भी लाता है, क्योंकि जितना गहराई में यूनाइटेड स्टेट्स ईरान में जाता है बैटलफील्ड उतना ही जटिल हो जाता है, मिलिट्री, रीजनल और इकोनॉमिक स्तर पर। तो इन पूरी बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? ईरान को जल्दी न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता और इसे आसानी से ऑक्यूपाई भी नहीं किया जा सकता, जिसका मतलब है कि किसी भी स्तर का ग्राउंड ऑपरेशन सिर्फ एक मिलिट्री निर्णय नहीं है, ये एस्केलेशन के प्रति एक कमिटमेंट है। और एक बार जब ये लैडर चढ़ ली जाती है तो नीचे उतरना सबसे कठिन हिस्सा बन जाता है। इसी के साथ आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी नई डिफेंस स्टोरीज और उनके एनालिसिस के साथ। तब तक आप दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।